औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब पे सलामती भेजते हुए मैं आज अवाम के मसले सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 आप सबके सामने लाना चाह रहा हूँ। और इस एपिसोड में मैं अपने आवाम की सीरीज़ के थ्रू आवाम में ये मेंटेनेंस केस जो फाइल होती हैं, इन सब के बारे में कुछ आवाम के सामने चीज़ें पेश करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। बहुत मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सही चीज़ें, और काफ़ी हद तक मैं जितना देखता हूँ इस मेंटेनेंस के मुद्दे को लेके इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है, अब्यूज़ होता है। सो इस चीज़ की अब्यूज़ मिसयूज़ प्रिवेंट करने के लिए और पब्लिक में जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं ये आवाम के मसलों की सीरीज़ के एपिसोड 4 को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि मेंटेनेंस के सिलसिले में बात करता है। तो ये जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई अपने आप को खुद से मेंटेन नहीं कर पाए उस कंडीशन में, और जब कि जिसके साथ वो है, जो उसका हाकिम है, जो उसका बड़ा है, आप देखेंगे कि शरीयत लॉ में, इस्लाम में जो है, जो हस्बैंड होते हैं और बेटे होते हैं और ग्रैंडफादर होते हैं, द मेल पर्सन्स ऑफ द फैमिली बेसिकली, इनकी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो इस्लाम में ये ज़िम्मेदारी दी गई है मर्द को कि मर्द कमाएगा और फैमिली को प्रोवाइड करेगा, वाइफ को प्रोवाइड करेगा, अपने माँ बाप के लिए प्रोवाइड करेगा, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करेगा। तो ये काम करने का जो एस्पेक्ट ज़्यादातर है वो मर्द के ऊपर छोड़ दिया गया है। बहरहाल बहुत सारे चीज़ें अगर आप देखेंगे फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप लोगों ने बहुत फेमस से वो सीरीज़ ऑफ अर्तुगरुल देखे होंगे, या पुरानी चीज़ें अगर आप कोई एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि हिस्ट्री कैसे बयां हुई है, तो मर्द और औरत का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है घर में। ये बहुत ही गलत बात होगी ये कहने के लिए कि हमारे जो जद हैं, जो बड़े हैं, जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, उनका एक बहुत अहम इक्वल कंट्रीब्यूशन फैमिली के लिए होता था। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मर्द ही काम करता था, उसमें बहुत सारा आप देखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका था। अब मान लीजिए कि घर एक कंपनी है, तो फॉर एग्जांपल आपकी जो अम्मी है वो अकाउंट्स संभालती होंगी, घर का खर्चा सब वो सब देखना, और जो मर्द होंगे वो डायरेक्टर, जो बाहर जाके जिनका फेस दिखता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काम दोनों करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं कहने की ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आज के जो माहौल है, उस माहौल में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कोई जो मतलब प्रेशर जो एक मर्द के ऊपर होता है, इट इज़ एन वेरी अनवांटेड, अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर प्रेशर, एकदम इमेजिनरी चीज़ है वो। क्योंकि आप देखेंगे वो अर्तुगरुल सीरीज में औरतें कालीन बनाने का काम करती, मर्द जाते उसको फिरोख्त करते थे। आप देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो कि बीबी खदीजा को जब शादी किए थे, तो बीबी खदीजा जो हैं वो एक बहुत पावरफुल बिजनेस वुमन थी उस टाइम की। तो ऐसा बात नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट हम दिखाते हैं या फिर आवाम में ये चीज़ जो कॉमन है कि भाई सिर्फ मर्द कमाता है और औरत कुछ नहीं करती है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही
गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि औरत जितना घर संभालती है वो अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देती है। सो ये मैं कहना चाह रहा था इन अ ब्रीफ, जस्ट कि आपको इस आवाम में ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई घर जो है मर्द और औरत दोनों से बनता है। मैं डिस्प्यूट्स और बहुत सारे इश्यूज को कम करना चाह रहा हूँ आवाम में, इसीलिए मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा था। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। पहले जो था हमारे पास सेक्शन 125 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये प्रोविजन था जो कि मेंटेनेंस को बयान करता था। अब जो है, जबकि 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो आ चुका है, इसने CRPC जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है उसको रद्द करके ये नया कानून लागू हुआ है। लेकिन ये नया कानून भले ही लागू हुआ हो, सेक्शंस सारे वहां से उठा के यहाँ डाले गए हैं, बस जम्बल अप हुई है, थोड़े बहुत वर्डिंग्स चेंज हुई हैं और थोड़ा बहुत शायद मैं मानूंगा कि पनिशमेंट्स में या प्रोसीजर में थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेस हुई हैं। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इस टाइम पे एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स, एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन, मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता है कि कोई नया नाम भारतीय नागरिक का सुरक्षा संहिता देना कोई मतलब था। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो भी सही था और वो तो और ज्यादा सेक्युलर था और साउंडिंग में भी वो कोई एक लैंग्वेज के उसमें इंक्लाइन नहीं कर रहा था यूनिफॉर्मली, वो बस इंग्लिश के उसमें था। बट खैर वो सब चीजें मैं मुद्दा कोई और वीडियो में बात करूंगा। बात ये है कि 125 CRPC 1973 जो है मेंटेनेंस की बात करता था और अब जो है सेक्शन 144 BNS 2023 मेंटेनेंस की बात करता है। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये सेक्शन क्या इम्पोज करता है, किसके ऊपर इम्पोज करता है, क्यों इम्पोज करता है। ये सेक्शन शुरुआत ही इंग्लिश में ऐसे होता है कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, तो पहला इंग्रेडिएंट आप देख लेंगे कि एक पर्सन है, उस पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है, फिर नेग्लेक्ट करता हो या फिर रिफ्यूज कर रहा हो मेंटेन करना, किसको, ए हिज वाइफ, उसकी पत्नी बीवी, who is unable to maintain herself, B his legitimate or illegitimate child whether married or not but who is unable to maintain itself, C his legitimate or illegitimate child not being a married daughter, मतलब जिस बच्ची की शादी हो के वो दूसरे घर चली गई है वो इसमें नहीं आएगी, who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, बस उस कंडीशन में कि वो फिजिकली एबल नहीं है, उन सब चीजों की कंडीशन में जो है उसके ऊपर ये जो है आप ये मेंटेनेंस का पिटिशन डाल सकती हैं अपने फादर के अगेंस्ट। एंड लास्टली हिज एज फादर और मदर हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो बात यहाँ पे ये आती है कि एक तो एक चीज है कि यहाँ पे एक आदमी है जो कमा रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली है और वो डिपेंडेंट फैमिली जब अपने आप को मेंटेन ना कर सके, उन्हीं कंडीशंस में जो इस आदमी के ऊपर वो चीज लागू होती है कि आपको वाइफ को या लेजिटिमेट चाइल्ड को या फादर एंड मदर को मेंटेन करना है। अब बहुत कॉमनली अब ये चीज होती है कि भाई लोग बहकावे में आ जाते हैं, उसक जाते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयों में अपना बहस करके किसी वकील से, आजकल तो गूगल लॉयर और AI लॉयर्स काफ़ी फेमस हो गए हैं, गूगल में डालेंगे भाई हमको इनसे अब पैसा नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो आप मुंह उठा के सीधे कोर्ट में चले जाएंगे, हम केस कर देंगे। लेकिन केस आप भले ही कीजिए, आपका राइट है केस करना। मैं आपको ये बता दूं कि आप जब कोर्ट जाएंगे तो आपको कोर्ट के सामने हर प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा। एक तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं,
दूसरा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जिससे मेंटेनेंस मांग रहे हैं उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आदमी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है और आपको मेंटेन करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, वो डेलिबरेटली नेग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है आपको मेंटेन करना। अब उसके बाद एक एडिशनल आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट डिसीजन था, जो नेहा वर्सेस रजनीश का जो डिसीजन पास हुआ है, जिसमें कि बोला गया है कि जो भी आदमी अभी वाइफ मेंटेनेंस के लिए फाइल करेंगी तो उसको अपना 3 साल का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा एंड अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी बाय एन एफिडेविट। नाउ अभी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे कोर्ट इन सब चीजों को देखेगा। कोर्ट पहले पूछेगा आपके पति के या हस्बैंड के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, आपने क्या दिखाया है कि हस्बैंड कितना कमाता है, कहाँ कमाता है, क्या कमाता है, उसका क्या डॉक्यूमेंट्स है। आपको ये भी देखना है कि आपने कहीं अपने बैंक स्टेटमेंट अगर कोर्ट के सामने जमा किए हैं कि वहाँ उस बैंक स्टेटमेंट में हस्बैंड से आपको पैसे कितने आए हैं। अगर से आपको पैसे आ रहे हैं एवरी मंथ, कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस उनसे मिल रही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको नेग्लेक्ट किया गया है या फिर रिफ्यूज किया गया है मेंटेनेंस। फिर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली होगी हस्बैंड ने या ऐसे कुछ चीजें होंगी, वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आती हैं। अगर से आप गलत भी केस कर देते हैं हस्बैंड के ऊपर, तो हस्बैंड के पास हमेशा एक राइट होता है कि वो अपना राइट ऑफ डिफेमेशन यूज करेगा कि अगर से मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन आई हैं और आपके अगर मेंटेनेंस केस प्रूव हो जाती है कि आपने फॉल्सली उसको सताया है, तो हस्बैंड आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है और एक्शन ले सकता है। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि हम ये भी ध्यान में रखें कि मेंटेनेंस जो इश्यू होता है उसको आप बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। उसको जो है आप सारे प्रूफ्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तभी आपको अवार्ड होगा। इसमें भी कुछ आप देखेंगे तो ज्यादातर कोर्ट जो भी आपका वाइट अमाउंट होगा उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस लेगा। वो अभी कैश में कमा रहा है, अकाउंट में नहीं डाल रहा है, आईटी में नहीं दिखा रहा है, तो उसका भी आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मेन मुद्दा ये है कि जैसे आप कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि लॉ में आपके लिए क्या बैकिंग है। अभी सीपीसी में अगर देखेंगे तो सेक्शन 60 है जो अटैचमेंट ऑफ सैलरी की बात करता है कि अगर हस्बैंड का सैलरी अटैच करना हो तो कितना सैलरी वाइफ के लिए वो अटैच कर सकती हैं। तो वहां पे 1/3 का एक यार्ड स्टिक दिया हुआ है कि मतलब मान लीजिए अगर 100 रुपये वो आदमी कमाता है तो 30 रुपये जो है वाइफ का हक बन जाता है उसमें। सो उसी बेसिस के ऊपर। और दूसरी बात ये होती है कि वो मिनिमम वेज एक्ट में आज जो है जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग में अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए तकरीबन मिनिमम वेज इज अराउंड 675 रुपीज और समथिंग तो पर डे। सो जब ये मिनिमम वेज है तो उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई इतना तो एटलीस्ट आदमी कमाता होगा पर डे मिनिमम वेज का, जो कि उसके बाद वो कैलकुलेट होगा कि भाई अब वाइफ को मेंटेन अगर करना हो तो उसकी बेसिक नेसेसिटीज क्या है। तो आपके बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान दिया जाएगा, ना कि लैविश बिहेवियर का, लैविश लाइफस्टाइल का। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर आपका वो सोशल जो स्टिग्मा होगा वो भी ध्यान में रखना है। आपको भले ही राइट है मेंटेनेंस का, बट आप अगर इस राइट को अब्यूज करेंगे तो जिसकी वो जो जरूरत है, जो रियल में अग्रीव्ड है, उसका जो मतलब केस बनता है, वो पार्टीज को भी ये फेस करना पड़ेगा कि भाई मेंटेनेंस का केस मुंह उठा के डाल दिया है। सो आपको बहुत ही केयरफुली ये स्टेप लेना है, अपने प्रूफ्स अपने साथ रखना है, तभी जाके आप कोई मेंटेनेंस केस अपने हस्बैंड पे, फादर पे कर सकते हैं विथ ऑल द प्रूफ्स। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा, मैं अपना आर्टिकल 39A लीगल अवेयरनेस का एक्सरसाइज करते हुए और सेक्शन 89 सीपीसी में जो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन ये सब का वो दिया हुआ है लोक अदालत का, और मेरी जो प्रैक्टिस है उसके जरिए से लिटिगेशंस को कम करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आपके सामने अवेयरनेस ला रहा हूँ ताकि आप सब लोग अवेयर रहें लॉ से, लॉ को मिसयूज ना करें, लॉ को अब्यूज ना करें
और इसका भले ही आप राइट एक्सरसाइज करें, बट कायदे से और हद में। ये कहते हुए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे सलामती हो।